प्रधानमंत्री ने कहा है, युवाओं के कौशल का लाभ समाज के सभी लोगों को मिलता है। विश्व युवा कौशल दिवस पर युवाओं को किया संबोधित। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 39 करोड़ से अधिक लोगों ने लगवाए कोविड के टीके। बिलासपुर हाईकोर्ट के साथ ही राज्य के सभी न्यायालयों में 19 जुलाई से सामान्य कार्य होंगे शुरू। और कोरबा जिले के 5 विकास खंडों के सभी स्कूलों में डिजिटल स्मार्ट क्लास के जरिए छात्रों को दी जाएगी शिक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौशल विकास राष्ट्रीय आवश्यकता है और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक प्रमुख आधार है। विश्व युवा कौशल दिवस और स्किल इंडिया की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब समाज युवाओं के कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है तो इसका लाभ पूरे देश को मिलता है। प्रधानमंत्री ने पिछले 6 वर्षों में बने नए संस्थानों को सशक्त बनाकर स्किल इंडिया मिशन को गति देने की आवश्यकता पर बल दिया। इस वैश्विक महामारी की चुनौतियों ने वर्ल्ड यूथ स्किल डे की अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि हम इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं। 21वीं सदी में पैदा हुए आज के युवा भारत की विकास यात्रा को आजादी के 100 वर्ष तक आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अगली पीढ़ी के कौशल रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा, कुशल कार्यकर्ताओं ने ही देश को कोविड से लड़ने में मदद की और इसकी चुनौतियों ने विश्व युवा कौशल दिवस के महत्व को बढ़ाया है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 39 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को अब तक कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 34,97,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। वहीं स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.28% हो गई है। अब तक कुल 3 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,32,041 है, जो कुल मामलों का 1.39% है। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे बनी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना से बचाव के लिए 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने कोविड के टीके लगाए हैं। इनमें 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 85% और 18 से 44 आयु वर्ग के 25% नागरिक शामिल हैं। अब तक करीब 89 लाख लोग प्रदेश में पहले और दूसरे दोनों टीके लगवा चुके हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 252 नए मामले सामने आए हैं, जिसे मिलाकर अब तक 9,98,817 मामले हो गए हैं। वहीं फिलहाल 4,028 सक्रिय मामले हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर के जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने नगर पालिका अधिकारी तथा जोन कमिश्नरों को कोरोना जांच तथा रोकथाम के उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर दी गई है। इस संबंध में लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ खाद की कमी को लेकर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि किसान खाद की कमी से परेशान हैं और राज्य सरकार अपनी कमियां छुपाने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में आज किसानों का खाद के मामले में पूरे छत्तीसगढ़ में हाहाकार मचा हुआ है। खाद उपलब्ध नहीं है। सारे के सारे खाद 60% खाद व्यापारियों को दे दिया गया। सिर्फ और सिर्फ 30% 25% खाद सोसाइटी के माध्यम से मिल रहा है। सब सोसाइटी में यही स्थिति है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत मुख्य रूप से आयात के माध्यम से अपनी घरेलू तेल की मांग को पूरी करता है। जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगवाया जाता है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर राज्य सरकार को जनता की फिक्र करनी चाहिए और पेट्रोलियम पर राज्य के वैट को कम करना चाहिए। और मनमोहन सिंह के सरकार में भी मैं मुख्यमंत्री था, मुझे मालूम है कितनी बार लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई और हमने उस समय वैट को कम करके कई बार, मुझे याद अच्छे से आ रहा है कि हमने वैट को कम करके कीमत को कम करने का, रेगुलराइज करने का प्रयास किया। 2.5 साल में एक भी बार क्या मुख्यमंत्री ने प्रदर्शन और धरना नहीं, उनके हाथ में अधिकार है क्या इसको वैट को कम करने के बारे में कुछ बात उन्होंने सोची? डॉक्टर सिंह ने कहा कि भाजपा परिवार नियोजन को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण कम होने के साथ ही स्थितियां सामान्य होती जा रही हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट के साथ ही राज्य के सभी न्यायालयों में 19 जुलाई से कार्य शुरू हो जाएगा। बिलासपुर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल दीपक कुमार तिवारी ने राज्य के सभी कोर्ट में कोरोना नियमों का पालन कर सभी जिला न्यायालयों में कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक कोर्ट रूम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग और 2 व्यक्तियों के बीच 2 गज की दूरी रखना जरूरी होगा। जापान के टोक्यो शहर में होने वाले ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम रवाना हो चुकी है। टीम में शामिल खिलाड़ियों को पूर्व हॉकी खिलाड़ी सबा अंजुम ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सबा अंजुम ने कहा कि काफी लंबे समय से खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों का इंतजार था, जो अब पूरा हुआ है। मैं सभी टीमों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया था कि ओलंपिक का इंतज़ार कर रहे थे, प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे थे और मतलब वो समय आ गया है। और सभी टीमों को मैं बधाई देते हुए कहना चाहूँगी कि महिला हॉकी टीम का बहुत अच्छी टीम है। उसमें काफ़ी सब यंग प्लेयर है, अभी काफ़ी यंग लड़कियाँ भी अभी आई हैं। और जो रानी रामपाल है अभी जो कप्तान है, वो तो हमारी बहुत जूनियर थी, बच्ची थी, लेकिन अब वो टीम में बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है और बहुत की प्लेयर है। तो मैं यही शुभकामनाएं दूंगी कि वहाँ अच्छा प्रदर्शन करे, अच्छा खेले। बहुत अच्छा समय है मेडल लाने का और हिंदुस्तान के लिए आप मेडल लाइए और सभी टीमों को भी यही कहूँगी कि मेडल जरूर लाइए ओलंपिक में। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी ओलंपिक खेल में अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मानव निर्मित वन तैयार किया जाएगा। यह नेचुरल हैबिटेट को बढ़ावा देने वाला अहम प्रोजेक्ट होगा, जिसके तहत वन, पशु और पक्षियों को करीब से देखने का अवसर लोगों को मिलेगा। नंदिनी की खाली पड़ी खदानों की लगभग 885 एकड़ जमीन में यह प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इस क्षेत्र में आंवला और सागौन के बहुत सारे वृक्ष मौजूद हैं। इसके साथ ही यहाँ पर लगभग 80,000 औषधीय और अन्य पौधे भी लगाए जाएंगे। दुर्ग वृत्त की मुख्य वन संरक्षक शालिनी रैना ने बताया कि यहाँ प्राकृतिक परिवेश में पक्षियों का पार्क बनाया जाएगा। साथ ही पीपल, बरगद, हर्रा बहेरा, महुआ जैसे औषधीय पौधे भी लगाए जाएंगे। ये आज हम नंदिनी माइंस के एरिया डंप एरियाज में आए हैं, जिसको वन विभाग द्वारा जो है विकसित किया जा रहा है। ग्रीन कवर बढ़ाएंगे और इसका रिक्लेमेशन कराएंगे। अराउंड 3000 एकड़ एरिया है और यहाँ पे विभिन्न प्रजातियों के करीब 80,000 पौधे लगने हैं। और ये एरिया
ग्रीन कवर तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, इसको आगे में भविष्य में हम इनको इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेवलप करेंगे। दुर्ग के वन मंडल अधिकारी धर्मशील गणवीर ने प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि माइंस की खाली पड़ी जमीन को 3 सालों में जंगल के रूप में विकसित कर लिया जाएगा। यह प्रोजेक्ट इस बात को इंगित करता है कि पर्यावरण के पुनर्संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा सकता है। मुख्यतः देखा जाए तो जनरली देखा जाता है कि जैसे माइंड जो खदान क्षेत्र है उसको जो है लोग या फिर जो संस्थाएं होती है जनरली ऐसे ही छोड़ती है, बंजर भूमि रहती है। तो उसको हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक मानव निर्मित वन वहाँ पे कैसे तैयार करें और साथ साथ में लोगों को हम लोग कैसे एक प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास करें। जैसे आप कोरोना के काल में आप देखेंगे कि अभी ऑक्सीजन की कमी हर व्यक्तियों को वहाँ महसूस हुई है इस दौरान। तो कैसे ऐसे कई स्पेस तैयार हो जाए जहाँ पे लोगों को ये पता चले कि हमारा जंगलों के महत्व जो है लोगों तक पहुँचे और हमारी पूरी प्रकृति का महत्व लोगों तक पहुँचे, जैविकता का महत्व लोगों तक पहुँचे, इस दिशा में ये प्रयास है। मानव निर्मित इस जंगल में झील तथा पक्षियों के ब्रीडिंग ग्राउंड विकसित किए जाएंगे। यह जंगल देश दुनिया के लोगों के लिए बेहतरीन जगह साबित होगा। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम के जरिए छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। इसके तहत कोरबा जिले के 500 विद्यालयों में डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जा रहे हैं। यह प्रदेश का ऐसा पहला जिला है जहां विद्यार्थियों को डिजिटल क्लासरूम के जरिए अध्यापन कराया जाएगा। कोरबा के जिला शिक्षा अधिकारी सतीश पांडे ने बताया कि छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से 500 स्कूलों में स्मार्ट क्लास हाईटेक प्रोजेक्टर लगाए जा रहे हैं। इसकी मदद से क्लासरूम की दीवार डिजिटल बोर्ड के रूप में काम करेगी। अभी हमारे प्राथमिक माध्यमिक शाला के बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम बनाने के उद्देश्य से स्मार्ट क्लास हाईटेक प्रोजेक्टर लगाए जा रहे हैं, जिसमें ये रहेगा कि वो स्मार्ट क्लास पोर्टेबल होगा और उसको किसी भी दीवार में जब फोकस करेंगे तो वो दीवार ही इंटरैक्टिव बोर्ड के रूप में काम करता है और फिर उसी में टीचर जो है गणित बना सकता है, विज्ञान पढ़ा सकता है, हिंदी पढ़ा सकता है, अंग्रेजी पढ़ा सकता है और जो कुछ भी वो पढ़ाएगा वो सारा चीज़ जो है उसी में रिकॉर्ड भी हो जाता है। तो पढ़ाते समय तो बच्चे सीखेंगे ही सीखेंगे, उसके बाद जो रिकॉर्डेड वीडियो है वह उसको फिर से बच्चों को दे दिया जाता है ताकि वो उसको अपना अध्ययन कर सकें, उसको रिपीट कर सकें। श्री पांडे ने बताया कि विद्यार्थी क्लास के बाद भी जरूरत पड़ने पर रिकॉर्डिंग देखकर बेहतर ढंग से अभ्यास कर सकेंगे। इसकी खासियत यह है कि इसमें हॉटस्पॉट जोड़ करके इंटरनेट से कनेक्ट करके जितने भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं दूसरे एक्सपर्ट टीचर्स का वीडियो भी उसमें हम डायरेक्ट डाउनलोड करके बच्चों को सिखा सकते हैं। गौरतलब है कि कोरबा जिले के 5 विकास खंडों में खनिज न्यास मद से स्कूलों में डिजिटल स्मार्ट क्लास तैयार किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की इस पहल से स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ने के साथ ही शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा और बेहतर परिणाम आएंगे। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।